एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सरस्वती अपने बेटे चिन्मय के साथ रहती थी। सरस्वती के शौहर का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। तब से सरस्वती गांव में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती थी। अब चिन्मय लगभग 15 साल का हो गया था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटे, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना पड़ेगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे साथ और भी लोग जंगल जाने वाले हैं। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास भी नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटे। हाँ अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे लकड़ियाँ काटने सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आ गया। वो लकड़ियाँ खोज रहा था। सारी लकड़ियाँ गीली थीं। ये सब तो गीली लकड़ियाँ हैं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुँच गया। वहाँ अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ी में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की दरख्त पर लटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटकी हुई हो? चिन्मय उस लड़की को खींचना चाहा तो उसने देखा कि उस लड़की के पर हैं। ये क्या, तुम्हारे तो पर हैं? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोग घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर कर भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी जख्मी हो गए हैं, देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काटकर परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम जख्मी हो, इस हालत में तुम उड़ नहीं पाओगी, और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मगर तुम्हारे ये पर अगर इंसानों ने इसे देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। आप चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने अपनी अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें इसका ख्याल रखना होगा। हाँ बेटे, हकीम के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की ताकत से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आ गए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे लजीज खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटे, हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं, पर ये ताजी सेंग की फलियाँ उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरी सालगिरह पर बनाऊंगी, लेकिन आज परी के लिए बना देती हूँ। हाँ अम्मा, अब जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहाँ से जाने के बाद परी ने सेंग के फलियों के दरख्त पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग के फलियों से लजीज सांभर बनाया और चावल के साथ परी को खाने के लिए दिया। बहुत लजीज है। हाँ, ये सेंग की फलियाँ मैंने खुद उगाई हैं। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने खाना खाया और उसकी ताकत बढ़ गई। फिर उसने खुद ही अपने घावों को पूरी तरह भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया। ये हमारा उसूल है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। आपकी सेंग के फलियों के पेड़ करिश्माई बन चुके हैं। आप जितनी बार इन सेंग की फलियों को निकालेंगी, ये उतने बार उगेंगे। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो।
परी उड़कर वहाँ से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहाँ नई फली उगाई। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय। अम्मा, सांभर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ। चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांभर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांभर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांभर चावल का डब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांभर चावल बड़े मजे लेकर खा रहे थे और उसे पैसे दे रहे थे। उस दिन से सरस्वती रोज सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांभर बनाया करती थी और चिन्मय इन सांभर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांभर और चावल चिन्मय और सरस्वती के गुजारे का जरिया बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गए और न ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो दोनों सांभर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। मॉडर्न कॉलोनी में संजू अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसके अब्बा मनोज एक फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे, जिससे उनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। सुनिए जी, आपकी मुलाजमत के पैसों से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। संजू के स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो पाता है। तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ? हमारे इलाके में कोई किराने की दुकान नहीं है, वो यहाँ अच्छी चल सकती है। मानवी की बात मानकर मनोज ने एक सेठ से कुछ पैसे कर्ज लिए और किराने की एक दुकान खोल ली। वैसे तो उसकी दुकान में सामान कम था, लेकिन मोहल्ले में दूसरी दुकान न होने की वजह से वो सही चलने लगी। उसके सामने ही राकेश का घर था, जिसकी बाजार में काफी बड़ी दुकान थी। जब उसने देखा कि मनोज ने मोहल्ले में दुकान खोली है, तो उसने भी एक और दुकान उसके दुकान के ठीक सामने ही खोल डाली। उसने अपनी नई दुकान में हर तरह का सामान रखा और अपने बेटे मोंटू को उस दुकान पर बिठा दिया। अब ज्यादा सामान होने की वजह से खरीदार राकेश की दुकान से सामान लेने लगे। इस तरह जो थोड़ा बहुत मनोज कमा रहा था, वो भी उससे छिन गया। रात के वक्त जब राकेश अपनी दुकान से वापस आकर नई दुकान पर आया, तो मनोज उससे बात करने पहुंचा। राकेश भाई, आपकी बाजार में बहुत अच्छी बड़ी दुकान है। मैंने तो मोहल्ले में दुकान सिर्फ अपना घर चलाने के लिए खोला है। आपको यहाँ दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? बस इजाफी आमदनी के लिए खोली है। अगर तुम्हें अपनी दुकान अच्छे से चलानी है तो तुम भी इसमें ज्यादा पैसे लगाओ, लेकिन मैं अपनी दुकान बंद नहीं कर सकता। सुनकर मनोज अपना मायूस चेहरा लिए घर की जानिब चला गया। घर जाकर उसने मानवी और संजू दोनों को इस मुताल्लिक बताया। बेटा संजू, दुकान में जो भी कुछ बचा हुआ राशन है उसे फरोख्त करने के लिए कल तुम दुकान पर बैठना। मैं फिर से मुलाजमत करने कारखाना जाऊंगा। जब सारा राशन खत्म हो जाएगा तब हम दुकान बंद कर देंगे। अगले रोज संजू दुकान पर बैठ गया और मनोज फिर से फैक्ट्री चला गया। संजू ने देखा कि मोंटू महंगे दामों पर सामान फरोख्त कर रहा है और खरीदार भी मजबूरी में आकर उसकी मनमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। हे भगवान, अगर हमारी दुकान में सामान होता तो हम तो उसका गलत फायदा कभी नहीं उठाते। तभी एक मुफलिस कुम्हार मोंटू की दुकान पर तशरीफ लाया। बेटा, मेरा सुबह से एक भी गुल्लक फरोख्त नहीं हुआ और भूख भी जोरों सी लगी है। क्या तुम एक गुल्लक खरीद कर उसके बदले कुछ खिला सकते हो? मुझे गुल्लक नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो बात कीजिए, वरना अपना रास्ता नापिए। सुनकर कुम्हार वहां से चलकर संजू की दुकान पर आया। बेटा, मेरा एक गुल्लक खरीद कर क्या उसके बदले कुछ खिला सकते हो? सुनकर संजू को उस शख्स पर रहम आ गया। चचा, मुझे गुल्लक नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको खाने के लिए जरूर दे सकता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं चचा, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगा। कहकर संजू ने उस शख्स को एक ब्रेड दिया और फिर दूध का एक पैकेट फाड़कर उसे बर्तन में पलटकर दे दिया। कुम्हार ने दूध के साथ ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटाई, जिसे देखकर संजू को सुकून का एहसास हुआ। बेटा, तुम एक नेक और दरियादिल इंसान हो। तुम्हें अपनी दरियादिली का इनाम जरूर मिलेगा। ये कहकर
उसने अपनी टोकरी से एक गुल्लक उठाया और संजू को देते हुए बोला, बेटा, इस गुल्लक को रख लो और इसमें रोजाना 1 10 का सिक्का डालना। फिर जिस रोज तुम इसको फोड़ोगे, ये तुम्हें अपना जादू दिखाएगा। इतना कहकर कुम्हार एकाएक गायब हो गया। संजू ये देखकर हैरान हो गया और फिर जल्दी से अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। उसे कुम्हार की बात याद थी। पैसे कम होते हुए भी उसने 1 10 का सिक्का उस गुल्लक में डाला और सो गया। इसी तरह संजू रोजाना उसमें 1 सिक्का डालता रहा और फिर छठी रात उसने गुल्लक फोड़ दिया। अब ये देखकर संजू की आंखें फटी की फटी रह गई कि आज तक जितने भी सिक्के उसने गुल्लक में डाले थे, सब के सब सोने में तब्दील हो चुके हैं। गुल्लक फिर से अपने आप जुड़ भी गया और ये देखकर संजू बेहद खुश हुआ। उसने सिक्के ले जाकर मनोज और मानवी को दिखाया तो वो दोनों भी बहुत खुश हो गए। अगले रोज मनोज ने वो सिक्के सुनार को फरोख्त कर दुकान में खूब राशन भर लिया। मोहल्ले वालों को राकेश का बर्ताव वैसे भी पसंद नहीं था, इसलिए सभी मनोज से ही सामान खरीदने लगे और राकेश की दुकान ठप हो गई। आज रात मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। राकेश रात के वक्त मनोज के घर के पास मंडराने लगा और फिर खामोशी से खिड़की से सब कुछ देखने लगा। अब्बा, आज पूरे 5 रोज हो गए। पैसों की जरूरत हो तो जादुई गुल्लक से सिक्के निकाल लूं। अब तो वो सोने के बन चुके होंगे। हाँ बेटा, कल दुकान में थोड़ा राशन भी डालना है और कुछ मुफलिसों के लिए भंडारा भी करना है। निकाल लो। सुनकर संजू अपने कमरे में गया और गुल्लक लेकर वापस आया। संजू ने गुल्लक तोड़ा तो उसमें से 5 सोने के सिक्के बाहर निकले, जिनको देखकर राकेश हैरान हो गया। अगले ही पल गुल्लक खुद ब खुद जुड़ गया और राकेश ये सब देखकर सब समझ गया। ओह, तो इसका ये राज है। इस गुल्लक में जितने भी सिक्के डालो वो सोने में तब्दील होकर बाहर आते हैं, इसीलिए इसके पास इतने सारे पैसे आने लगे। कहकर राकेश वहां से चला गया। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, संजू के कमरे में चादर लपेटकर राकेश खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। उसने संजू का गुल्लक उठाया और फिर उसे लेकर खिड़की से कूद गया। सुबह जब संजू की आंख खुली तो अलमारी में वो गुल्लक को ना देखकर परेशान हो गया। उसने जाकर मनोज और मानवी को बताया तो वो लोग भी परेशान हो गए, लेकिन मनोज ने दोनों को हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हमारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम लोग मायूस ना हो। हमारी दुकान के जरिए हमारा आगे भी आराम से गुजारा हो जाएगा। सुनकर दोनों ने भी सब्र करना ही बेहतर समझा। दूसरी जानिब राकेश ने मोंटू और लीला के सामने गुल्लक रखकर उसमें 1 सिक्का डाला। आपको बचपन के दिन याद आ रहे हैं क्या? ये क्या, आप बच्चों जैसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हो? तुम लोग इसका जादू कुछ देर के बाद देखना, समझे? ये कहकर राकेश हंसने लगा और उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह राकेश ने कई रोज तक उस गुल्लक में सिक्के डाले और फिर एक रात दोनों के सामने गुल्लक को रखकर बोला, ये देखो इस गुल्लक का जादू। ये कहते हुए राकेश ने जमीन पर गुल्लक पटक दिया और जैसे ही गुल्लक फूटा, तीनों डरकर खड़े हो गए। गुल्लक में से बहुत सारे कॉकरोच निकलने लगे। अरे अरे, ये क्या? अरे ये आप कहां से ले आए? बचाओ! अब्बा, इतने सारे कॉकरोच! राकेश ने टूटे हुए गुल्लक के 3 टुकड़ों को उठाया और फिर भागा भागा मनोज के घर गया। ये पकड़ो अपना गुल्लक, वहाँ बाहर कूड़े में पड़ा हुआ था। ये कहकर वो हड़बड़ाया और बिना उनका जवाब सुने ही वहां से भाग निकला। उनके जाते ही गुल्लक खुद ब खुद जुड़ गया और तीनों ये देखकर खुश हो गए। अब्बा, इसका मतलब है कि अंकल ने ही गुल्लक चुराया था। हाँ, बजा फरमाया, लेकिन ये गुल्लक भगवान ने तुम्हारी नेकदिली से खुश होकर तुम्हें दिया था, तो कोई दूसरा इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये कहकर मनोज, मानवी और संजू हंसने लगे।
राकेश ने अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी और फिर मनोज की दुकान हमेशा के लिए अच्छी चलने लगी। जादुई गुल्लक अभी भी संजू के ही पास है और जब भी उसे जरूरत होती है संजू उससे सोने के सिक्के निकाल लेता है। दमादमपुर गांव में केतन अपनी बीवी रेखा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे प्रवीण के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की समोसे की दुकान के सामने उसके बचपन के दोस्त मुन्ना की कुल्हड़ चाय की दुकान थी। केतन मुन्ना से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मुन्ना? आज तुमने अपने कुल्हड़ चाय की दुकान बहुत देर से खोली। इसी वजह से मुझे रेखा के हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। माफ करना केतन भाई साहब, मगर मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसी वजह से मैंने आज दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवा ले लो और आज आराम करो, सेहत का ख्याल रखो। जी मैंने दवा ले ली। और आपके दुकान पर आज खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं? कैसे आएंगे? आज प्रणीत अपने दोस्त की शादी में गया है और दुकान पर समोसे वही बनाता है। जब प्रणीत आ जाएगा तब दुकान पर समोसे बनाकर वही बेचेगा। इतने में वहाँ पर प्रणीत आ जाता है। मुन्ना काका, एक चाय दे दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि दुकान पर समोसे बनाने जाना है। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा, मैं लेकर आता हूँ। प्रणीत के जाने के बाद मुन्ना उनसे कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन भर दुकान चलाता है, बहुत मेहनत करता है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम चाय दो, मैं लेकर जाऊँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, फिर बैठकर गप्पे लगाएंगे। प्रणीत अपने समोसे के दुकान पर दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात समोसे बनाकर उन्हें बेचने का काम किया करता था। लेकिन इस बात से प्रणीत का दोस्त मंगलू उससे बेहद जलता था। प्रणीत के समोसे की दुकान पर बेहद भीड़ रहती थी और मंगलू के मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा मंगलू, कहाँ हो? ये देखो, प्रणीत ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी मैं अभी आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। मंगलू सीधा प्रणीत की दुकान पर जाता है। लगता है दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मुफ्त में समोसे बांट रहे हो। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आज समोसे कुछ ज्यादा बनाए थे तो सोचा तुम्हें भी दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है, इसीलिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप रहो और अपना काम करो। मंगलू प्रणीत की दुकान में उससे झगड़ा करने के बाद वहाँ से चला जाता है और जाकर एक बगीचे में बैठ जाता है। ये प्रणीत का बच्चा अपने आप को सोचता क्या है? हालांकि समोसे अच्छे बनाता है, मगर मेरी मिठाई भी किसी से कम थोड़े ही है। इसका कुछ करना पड़ेगा। मंगलू मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोले भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं अभी पिछले हफ्ते ही छूटा हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी परेशानी बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अरे इतनी सी बात है, जाकर उसके समोसे में जमाल गोटा यानी पेट खराब करने की दवा मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो तरकीब बता दी, बाकी अब सब कुछ तुम पर है। गोलू की बात सच है। मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। मंगलू अपने घर पर पूरी रात उसी ख्याल में डूबा रहता है और गोलू को कुछ रुपए देकर प्रणीत के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज के दारू का इंतजाम तो हो गया,
उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को मस्त टिकाकर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसे जिंदगी, मजा आएगा। गोलू प्रणीत के समोसे की दुकान पर जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं। लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला हुआ समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे बहुत बिके। भगवान करे ऐसा ही कारोबार हमारा चलता रहे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कुछ लोग अपना पेट दबाते हुए उनके यहाँ पर आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का पूरा पानी खत्म हो गया। खेत के घास से काम चलाना पड़ रहा है मुझे। तुम्हारे समोसे बहुत बेकार हैं। मेरा पूरा खानदान बाथरूम का चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। क्या मिलाया था तुमने समोसों में? मैं तो पहले से ही पतला हूँ, पूरा दिन जुलाब कर करके और पतला हो गया हूँ। दवाई वाले समोसे खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से प्रणीत के समोसे की दुकान चलनी बंद हो गई। आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा। सब मिठाई खाएंगे, समोसा कोई नहीं खाएगा। प्रणीत की दुकान न चलने की वजह से मंगलू के मिठाई की दुकान खूब चलने लगी। इस बात से प्रणीत परेशान होकर मुन्ना की चाय की दुकान पर जाता है। क्या बताऊं मुन्ना काका, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मुन्ना काका के मुंह से मामूली जिंदगी और बड़े ख्याल सुनकर प्रणीत अपने अब्बू को बुलाता है। पिताजी, यहाँ आइए। मेरे पास हमारी दुकान बचाने के लिए एक तरकीब है। क्या तरकीब है? आप खिचड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं, क्यों ना हम अब खिचड़ी का कारोबार करें? इससे जो लोगों का पेट खराब है वो भी ठीक हो जाएगा, उन्हें हल्का खाना खाने को मिलेगा और हमारा जो कारोबार बिगड़ चुका है वो भी ठीक हो जाएगा। वाह बेटा वाह, तुमने क्या तरकीब निकाली है। हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे मुन्ना भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। आप जरूर हमारे साथ हमारी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर आ सकते हैं। केतन, मुन्ना और प्रणीत उसी दिन अपनी कुल्हड़ की खिचड़ी की दुकान खोलते हैं। केतन खिचड़ी बनाकर प्रणीत को देता है। प्रणीत उन्हें कुल्हड़ में डालकर लोगों को बेचने लगता है। आओ आओ, कुल्हड़ खिचड़ी खाओ, जिसका भी पेट खराब हुआ है यहाँ आओ और ये खा कर जाओ, पहले दिन मुफ्त इलाज। हाँ बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक हो गया तो कल से हमारी खरीदारी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग आए। जैसे जैसे लोगों को पता चला कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने की वजह से उनका पेट साफ हो जाएगा, वो प्रणीत की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान पर जाने लगे। मुझे मेरे पूरे खानदान के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते प्रणीत, मुन्ना और केतन की कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बेहद चलने लगी। दोनों बाप बेटे और मुन्ना कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान बहुत अच्छे से चलाने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे भी कुल्हड़ खिचड़ी का हिस्सा बनाया। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत थी तब आप हमारे साथ खड़े थे। ये सब देखकर गोलू और मंगलू सर पीटने लगे। गोलू को चोरी के इल्जाम में पुलिस ने फिर से पकड़ लिया और मंगलू अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान फिर से चलाने लगा, जो कि बिल्कुल नहीं चलती थी।